नमस्ते विद्या, I am JVN Dr. Suman Shekhawat, Department of काय चिकित्सा, Faculty of Ayurvedic Sciences, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today we will discuss on about खली रोग. खली रोग is one among वात व्याधि. तो खली रोग को जानने से पहले हम थोड़ा वात व्याधि के बारे में जानते हैं, फिर हम खली रोग एवं इसकी चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे. सिद्धांत के क्रम में पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि अष्टमहारोग कितने होते हैं. तो अष्टमहारोग जो हैं कुछ बताए हैं, जैसे आचार्य वाग्भट ने कहा कि वात व्याधि, अश्मरी, कुष्ठ रोग, मेह, प्रमेह जो है, मधुमेह जिसको कहा जाता है डायबिटीज आज के परिप्रेक्ष्य में, उदर रोग, भगंदर, अर्श और ग्रहणी, इन आठों को अष्टमहारोग कहा है. तो इसके लिए कहा है वात व्याधि के लिए कि वातेन जनितो व्याधि इति वात व्याधि, अर्थात वात से जिस व्याधि की उत्पत्ति होती है वह वात व्याधि है. इस निरुक्ति से ज्वर आदि जो है रोग आ जाएंगे, इसलिए यह निरुक्ति पूर्णतः ठीक नहीं है. अब इसी में कहा गया है कि वात एवं व्याधि इति वात व्याधि, वात ही व्याधि है, यह मान्य नहीं है. विकृत वात जनितो असाधारणो व्याधिर्वात व्याधि, यानी विकृत वात से उत्पन्न असाधारण व्याधि वात व्याधि है, यह पूर्णतः सही है. जो रोग केवल वायु दोष के विकृत होने से उत्पन्न होते हैं उसे वात व्याधि कहते हैं. वात व्याधि जो है यह वातज विकार 80 प्रकार के होते हैं. इसके अंदर जो है अगर हम देखें कि इसका सामान्य निदान, तो वात विकार जो है इनका सामान्य निदान इस प्रकार से होता है, जैसे कि वातवर्धक आहार का सेवन करने से जैसे रूक्ष, शीत, लघु, कटु, तिक्त कषाय, अल्प मात्रा में, खर, विशद, उपवास विरुद्ध असात्म्य आहार का सेवन करने से, ये सभी वातवर्धक आहार हैं. अगर हम वातवर्धक विहार की बात करें तो इसमें वेग धारण, भय, शोक, चिंता, अति मैथुन, रात्रि जागरण, अति व्यायाम, अति पैदल चलना, उच्च भाषण, अधिक भार उठाना, ये सभी वातवर्धक विहार हैं. मार्गावरोध अर्थात वायु के मार्ग में अवरोध, धातु क्षय, रसादी धातुओं का क्षय, किसी रोग के कारण अतिकृश हो जाना, यह भी वात व्याधि की उत्पत्ति कर सकता है. दोष या धातु का आवरण, आम दोष के कारण पंचकर्म सम्यक प्रकार से ना होना. अगर हम संप्राप्ति की बात करें तो जो अभी हमने निदान डिस्कस किए, वो निदान का सेवन करने से वात का प्रकोप होता है. यह प्रकोपित वात व नाड़ियों की क्रिया सम्यक प्रकार से नहीं होती प्रकोपित वात के कारण. तो इसकी वजह से या तो वात के कर्मों की वृद्धि होती है या वात के कर्मों का ह्रास होता है. अगर वात के कर्मों की वृद्धि होगी तो आक्षेपक, कंपवात आदि रोग होंगे. अगर वात के कर्मों का ह्रास होगा तो पक्षाघात आदि रोग होंगे. वात जो है आयुर्वेद के अंदर 5 प्रकार की वायु बताई गई हैं: प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु एवं अपान वायु. अगर हम प्राण वायु की बात करें तो प्राण वायु का स्थान होता है सिर. इसके अतिरिक्त हृदय, फुफ्फुस, कंठ आदि भी इसके स्थान हैं. इसकी विकृति में फुफ्फुस व हृदय के रोग होते हैं. अगर हम उदान वायु की बात करें तो इसका मुख्य स्थान होता है कंठ एवं फुफ्फुस. इसकी विकृति से श्वास संबंधी कंठ रोग होते हैं. अपान वायु, इसका मुख्य स्थान ग्रहणी है. इसकी विकृति से ग्रहणी, उदरशूल, अनहा, अतिसार आदि रोग होते हैं. व्यान वायु, यह हृदय व सर्व शरीरगत व्याप्त रहती है. इसकी विकृति से दुर्बलता, कृशता, मांसपेशी क्षय आदि रोग होते हैं. अपान वायु, इसका मुख्य स्थान नाभि के नीचे है. इसकी विकृति से मूत्रकृच, मूत्राघात, अश्मरी, अर्श, गर्भ की असम्यक प्रवृत्ति आदि रोग होते हैं. इसी प्रकार से जो है हम अगर वात व्याधि देखें तो वात व्याधि ऐसी व्याधि होती हैं जिनका कोई पूर्व रूप नहीं होता, अर्थात ये जो व्याधियां हैं इनका सीधा लक्षण
प्रकट होता है। जैसे कुछ व्याधियाँ होती हैं पक्षाघात, तो सीधे लक्षण आते हैं उस पक्षाघात में। अगर किसी को पैरालिसिस होगा तो सीधे सिम्टम देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से किसी को अगर सियाटिक ग्रंथि जन्य पेन है तो सीधे लक्षण देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले पूर्व रूप आएगा और फिर लक्षणों की उत्पत्ति होगी। अगर हम जो है इसकी वात व्याधि की बात करें तो व्यक्त लक्षण ही इसका पूर्व रूप होता है। इसका पूर्व रूप जो है वो अव्यक्त है और व्यक्त लक्षण ही इसके रूप होते हैं। वात व्याधियों की अगर सामान्य लक्षण की बात करें तो संधियों में जकड़ाहट होना, अस्थि भग्न होना, संधि विच्युति, अपने स्थान से संधियों का हट जाना, अंगों का शोष हो जाना, लंगड़ापन, पंगुता, कुबड़ निकल आना, अनिद्रा होना, शुक्र का नाश होना, गर्भ का नाश होना, रज का क्षय होना, अंगों में सूनापन आना, अंगों में फड़कन होना, सिर में जकड़ाहट होना, गर्दन का टेढ़ा हो जाना या अंगों में सुई चुभने के समान वेदना का हो जाना। इस प्रकार से इसके लक्षण बताए गए हैं। अगर हम वात व्याधि के आवरण देखें कि किस प्रकार के जो है आवरण जन्य इसके अंदर दोषों की दृष्टि होती है, तो आवरण के कारण वात के जो है दोष धातु और मल के 22 आवरण बताए गए हैं और वात के परस्पर आवरण भी 20 बताए हैं, यानी वात का ही वात के द्वारा आवरण। इस प्रकार से जो है वात व्याधि की अगर हम देखें कि ये जो कंडीशंस हैं इनमें किस तरह के चिकित्सा उपक्रम का प्रयोग किया जाता है, तो वात व्याधि चिकित्सा के सिद्धांत व अगर चिकित्सा सूत्र देखें तो इसमें स्नेहन, स्वेदन, संशोधन, नस्य, धूमपान, रसायन प्रयोग, आवरण में उपचार, इनका प्रयोग करते हैं। जैसे वात व्याधि में अगर हम स्नेहन की बात करें तो स्तब्धता रहित वात विकार में घृत, तेल, वसा, मज्जा के बाह्य एवं आभ्यंतर प्रयोग से स्नेहन कराना चाहिए। स्नेहन में स्तब्धता रहित वात विकार में घृत, तेल, वसा और मज्जा के बाह्य व आभ्यंतर प्रयोग से स्नेहन कराना चाहिए। अगर हम स्वेदन की बात करें तो सम्यक स्नेहन के बाद स्वेदन कराना चाहिए। अगर हम स्वेदन के लाभ देखें तो जैसे अंग मृदु हो जाते हैं, दोष जो होते हैं वे शाखा से कोष्ठ में आने पर ही उन्हें आसानी से शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसमें जो है स्नेहन स्वेदन के पश्चात विरेचन, आस्थापन, अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। बस्ती वात रोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपचार है। वात का मुख्य स्थान पक्वाशय है और बस्ती द्रव्य जो है वहीं पर वात को नष्ट कर देते हैं। नस्य, धूमपान, रसायन प्रयोग, आवरण के अंदर उपचार, इस प्रकार से जो है वात व्याधि की चिकित्सा की जाती है। अभी ये वात व्याधि में ही हम गृद्धसी रोग के बारे में आज जानेंगे और भिन्न भिन्न प्रकार के जो है गृद्धसी, पक्षाघात, खंचपंगु, कोष्ठुक शीर्ष और बहुत सारे जो वात रोग हैं, रक्तगत वात, मांसगत वात, मेदोगत वात, विभिन्न वात व्याधियों के लक्षण जो है हम पढ़ेंगे। Today we will discuss on खल्ली रोग, that what is खल्ली। खल्ली पैर का जो मूल होता है हमारा एंकल जॉइंट, जंघा मूल, नी जॉइंट, उरू मूल, थाई जॉइंट तथा जो हाथ का मूल होता है, हस्त मूल जो होता है, रिस्ट जॉइंट में ऐंठन पैदा करने वाले रोग को खल्ली कहते हैं। अगर हम खल्ली की चिकित्सा के बारे में बात करें तो इसका जो चिकित्सा है वह स्नेहन, स्वेदन, मर्दन, इसमें लेप का भी प्रयोग किया जाता है जैसे कि कूट, सेंधा नमक, सरसों का तेल। इस प्रकार से वात व्याधि के अंतर्गत जो है हम खल्ली रोग को हमने जाना कि क्या है खल्ली रोग। This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. I hope you all are satisfied with this session. If you feel any kind of problem, please mention it in comment box. I will resolve it soon. Thank you.
नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहो। आई एम जेवीएन डॉक्टर सोमन शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, ज्योति विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज। टुडे वी विल डिस्कस ऑन खंच एंड पंगु। अगर हम मॉडर्न साइंस में आज के परिप्रेक्ष्य में खंज और पंगु को कोरिलेट करें तो जो है लिम्पिंग ऑफ वन लेग एंड लिम्पिंग ऑफ बोथ लेग, मोनोप्लेजिया and diplegia. We can correlate with monoplasia and diplegia. अगर हम जो है इसके निदान और संप्राप्ति की बात करते हैं तो खंज और पंगु के लिए आया है जो है आयुर्वेदिक संहिताओं में कि कटी प्रदेश में स्थित जो वात दोष है यह प्रकोपित होकर कटी से गुल्फ तक एक पैर की कंडरा को चलते समय कंपाता है, मतलब उसमें कंपन होता है तथा चलने में असमर्थ बना देती है, उसे खंज रोग कहते हैं। ठीक है। और इसी क्रम में वात दोष के द्वारा यदि कटी प्रदेश से गुल्फ तक के दोनों पैरों में चलने की क्रिया नष्ट हो जाए तो उसे पंगु रोग कहा जाता है। वात के द्वारा यदि कटी प्रदेश से गुल्फ तक के दोनों पैरों में चलने की क्रिया नष्ट हो जाती है तो उसे पंगु रोग कहा जाता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के मत से खंच और पंगु का कारण सेरेब्रल कॉर्टेक्स की विकृति है, अर्थात पैर की गति प्रदान करने वाली वात नाड़ियाँ नर्व्स में आघात या संक्रमण के कारण जो है यह रोग की उत्पत्ति होती है। अगर जो है जिस आचार्य सुश्रुत ने निदान स्थान जो है इसके अंदर मेंशन किया है, वायु कट्याम स्थित है, शक्तन है, कंडराम आक्षिपेध्यता खंजस्तथा भवेत् तज्जन्तु पंगु सक्तन्यो वायुर्योर्वधात है। अर्थात जो है जो कटी प्रदेश में स्थित वायु है वो गुल्फ एवं पैर की कंडरा को, ठीक है, आक्षी पेद्यता आक्षेप यानी चलाते समय कंपाती है, ठीक है, और वहाँ पे चलने में असमर्थता ला देती है। यह जो कंडीशन होती है इसे क्या कहते हैं, खंज। और इसी क्रम में इन्होंने कहा है कि यदि जो है उभयोर, ठीक है, सक्तन्योर उभयोर अवघात है, यानी कि एक के अर्थात एक पैर में लाता है तो इसे खंज कहते हैं, और उभय अर्थात दोनों पैरों के अंदर यह प्रॉब्लम होती है तो यह कंडीशन जो होती है इसे पंगु कहा जाता है। इसी प्रकार जो है आचार्य भाव प्रकाश ने कहा है कि उपाच रीत है अभिनवम खंजम पंगु मथापि च है विरेक आस्थापन श्वेद गुगुलु स्नेह बस्ती भी। ठीक है, इन्होंने चिकित्सा उपक्रम के क्रम के अंदर आचार्य जो है भाव प्रकाश ने भाव मिश्र जो है उन्होंने मध्यम खंड में कहा कि खंज के रोगी जो हैं इनको, जैसे इन्होंने कहा जैसे स्वेदन, विरेचन, आस्थापन बस्ती और जो है स्नेही बस्ती और गुगुलू का प्रयोग इन्होंने इसके चिकित्सा उपक्रम के लिए बताया है। अगर हम खंज और पंगु के सामान्य जो है लक्षणों की बात करें तो इसमें कहा है कि खंज का रोगी जो है एक पैर से चलने में असमर्थ होता है, लॉस ऑफ मूवमेंट ऑफ वन लेग, एंड पंगु का रोगी जो होता है वो दोनों पैर से क्रियाहीन हो जाता है, इसमें लॉस ऑफ मूवमेंट ऑफ बोथ लेग। ठीक है, अगर यहाँ पे जो है चिकित्सा सिद्धांत की बात करें एवं निदानों की बात करें तो वात व्याधि चिकित्सा उपक्रम के अंदर जो वात के निदान बताए गए हैं, जैसे कि जो है रुक्ष आहार का सेवन, अल्प आहार का सेवन, या फिर असात्म्य आहार का सेवन, या विषमासन, नियम विरुद्ध आहार का सेवन, या अध्यसन करना, कटु तिक्त कषाय रस का जो है अधिक प्रयोग करना, या विषमासन, अधिक वेग धारण, शोक, चिंता, काम, क्रोध, भय, ये सब चीज़ें तो हैं ही। इसके अलावा जैसे एक होता है आजकल के परिप्रेक्ष्य में, जैसे इंजरी हो जाए, ट्रैक्टर, स्कूटर, मोटरसाइकिल, एक्सीडेंटल इंजरी, ट्रॉमा जो है वो इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल कारण होता है, जिसकी वजह से जो है वन लेग में या फिर बोथ लेग के अंदर लिम्पिंग देखने को मिलती है, मोनोप्लेजिया और डायप्लेजिया वाली जो कंडीशन है।
इसके अलावा जैसे अधिक मात्रा में जो है रक्त धातु का क्षय हो जाए किसी के ड्यू टू इंजरीज और मर्म स्थानों पे आघात हो, पुरुष के क्षय होने की वजह से, वर्षा ऋतु में स्वाभाविक रूप से वात प्रकोप से, इस प्रकार जो है ये सभी कारण बताए गए हैं जिनकी वजह से खंज और पंगु की उत्पत्ति होती है। अगर यहाँ पे हम चिकित्सा उपक्रम की बात करें तो यहाँ स्नेहन बताया गया है सर्वप्रथम जो है, और यहाँ पे स्वेदन का प्रयोग बताया है खंज और पंगु के अंदर, क्योंकि जो है एक तरीके से चलने में असमर्थता आती है, पेशेंट को लॉस ऑफ मूवमेंट होता है, तो सर्वप्रथम जो है यहाँ पे स्वेदन चिकित्सा बताई है पेशेंट को। विरेचन, आस्थापन, स्नेही बस्ती एवं गुग्गुलू का प्रयोग जो है चिकित्सार्थ बताया गया है। यहाँ पे जैसे महायुवराज गुग्गुल, अग्नितुंडी बस्ती, पेशेंट को विरेचनार्थ जैसे एरंड पाक का प्रयोग, या फिर भोजन के पश्चात जो है दशमूलारिष्ट का प्रयोग, पेशेंट को नाड़ी स्वेदन के लिए दशमूल पात का प्रयोग बताया गया है, या जो है अनुवासन बस्ती के लिए जैसे दशमूल तेल है, या स्थापन बस्ती के लिए जो है एरंड मुलादी क्वाथ का प्रयोग बताया है। इसी प्रकार जो है अगर हम और जैसे योगराज गुग्गुल के अतिरिक्त जो है योगराज, महायोगराज गुग्गुल, लाक्षादी गुग्गुल, बलारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, द्राक्षा सब का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार महारासनादि क्वाथ, रासना सप्तक, रासना दशमूल क्वाथ का प्रयोग किया जा सकता है। रोगी को अगर साथ में जो है अश्वगंधा चूर्ण का या फिर नारसिंह चूर्ण, नागराध्य चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। और दशमूलाद्य घृत, अश्वगंधा घृत, चित्रकाद्य घृत, चतुस्नेह का प्रयोग किया जा सकता है। रोगी को वात गजांकुश, महावात गजांकुश, चिंतामणि, वात चिंतामणि, वातारी, रसराज, एकांगवीर रस, अभ्रक भस्म, इस प्रकार से जो है खंजो और पंगु के चिकित्सा उपक्रम आयुर्वेदिक संहिताओं में बताए गए हैं। Thank you. I hope you all are satisfied with this session. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will resolve it soon. Thank you.